दिन एक के बाद एक गुजरते हुए भी देख, एक दिन तू अपने आप को मरते हुए भी देख। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को दोस्तों अभी एक साल भी पूरा नहीं हुआ है कि बीजेपी की सत्ता पर अस्थिरता की तलवार लटकने लगी है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के रवैये में थोड़ी और अकड़ दिखाई देने लगी है। जनता की आवाज तो मोदी ने कभी नहीं सुनी और विपक्ष की आवाज भी हमेशा बीजेपी ने दबाने की कोशिश की और अब यह कोशिश थोड़ी और तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मोदी जितना अधिक विपक्ष को दबा रहे हैं उतना ज्यादा खतरा उनके लिए अब बढ़ रहा है, यानी कि वो अपने लिए उतना ज्यादा खतरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इस बार विपक्षी खेमे में और ज्यादा दल शामिल हो गए हैं, जो मोदी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों से एक साल पहले भी इसी तरह का विपक्षी मोर्चा बना था। तब मुद्दा लोकतंत्र और संविधान बचाने का था। इस मुद्दे पर मोदी ने अपने बचाव में जितने तर्क दिए सबको जनता ने खारिज कर दिया और नतीजा यह हुआ कि लोकसभा में बीजेपी की सीटें कम हो गईं और उसे बहुमत तक नहीं मिला। अब फिर से लोकतंत्र और संविधान के मुद्दे पर मोदी घिर चुके हैं। पिछली बार संविधान बदलने का खौफ जनता को दिखाकर और इस बार संसदीय व्यवस्था बदलने का डर दिखाई दे रहा है। जी हां, परिसीमन के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दक्षिण भारत से जो आवाज उठी है उसमें यही तर्क दिया जा रहा है कि हम परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण परिसीमन के खिलाफ हैं। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन द्वारा बुलाई गई इस बैठक में साफ साफ कहा गया है कि मोदी सरकार एक बार फिर मनमाना आचरण कर रही है और अपनी मर्जी के परिसीमन से देश के संघीय ढांचे और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। पिछली बार की तरह मोदी इस बार अपने बचाव में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनकी तरफ से आरएसएस और बीजेपी के दूसरे नेता बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे मोदी की मंशा पर शक और बढ़ रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई उत्तर भारत और दक्षिण भारत में को बांटने का प्लान मोदी और शाह ने बना लिया है और क्या इसीलिए वाजपेयी जी के फैसले के खिलाफ जाते हुए मोदी और शाह परिसीमन को थोपना चाहते हैं। इन सवालों में मोदी तो फंस रहे हैं। उनका साथ देने वाले चंद्रबाबू नायडू से भी अब सवाल हो रहे हैं कि क्या नायडू ने अब धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ मोदी का साथ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि परिसीमन पर नायडू अभी मोदी के साथ खड़े हैं। भाषा विवाद में भी नायडू ने बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन गठबंधन धर्म निभाने में नायडू जनता को अपने खिलाफ कर रहे हैं। ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए अगर चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो एकदम से खतरे में पड़ जाएगी बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या विपक्ष की नई एकजुटता से मोदी को लगने वाला है बड़ा झटका। क्या देश में हो जाएंगे मध्यावधि चुनाव। लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर शनिवार को 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम की बैठक चेन्नई में हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के गैर बीजेपी दल शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस बैठक में एक तरफ तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी थे तो दूसरी तरफ कांग्रेस की विपक्षी बीआरएस से केटीआर भी इसमें शामिल हुए। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने भी शिरकत की और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। वहीं बीजू जनता दल के मुखिया नवीन पटनायक ने अपना वीडियो संदेश भेजा और झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे पर स्टालिन का समर्थन किया। यानी इंडिया गठबंधन के बाहर के दल और उनके साथ साथ राज्यों के आपस में विरोधी दल सारे मतभेदों को किनारे कर संसदीय व्यवस्था और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। शनिवार की बैठक में स्टालिन के नेतृत्व में एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाई गई, जिसने परिसीमन पर प्रस्ताव पारित किया कि 1971 की जनगणना जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 साल तक बढ़ाया जाए। यानी अब विपक्षी दलों ने 2050 तक परिसीमन को रोकने की बड़ी मांग कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इस बैठक को भारत के संघीय ढांचे के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। स्टालिन ने कहा कि ये केवल एक बैठक नहीं बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है। वहीं केरल के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि यह कदम संघीय ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिसीमन राज्यों के सिर पर लटकती तलवार है। जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन हुआ तो उत्तर हमें द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रस्ताव दक्षिणी राज्यों के खिलाफ एक साजिश है जो जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी ने तो मोदी को इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों के नक्शे कदमों पर चलने की सलाह ही दे दी है।
रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा सीटों की संख्या न बढ़ाकर राज्यों के भीतर ही परिसीमन किया जाए, जैसा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, क्योंकि सीटें बढ़ाने से राज्यों के भीतर राजनीतिक असंतुलन पैदा हो जाएगा। इसी तरह 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भी राज्यों में सीटें बढ़ाए बिना ही परिसीमन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ऐसा ही करना चाहिए। आपको बता दूं कि परिसीमन पर अब अगली बैठक हैदराबाद में होगी। इस बारे में डीके शिव कुमार ने जो कुछ बताया है, ये जरा उसको भी सुन लेते हैं। Delimitation meeting went on very well. It is a good beginning, and we'll all join together to save the federal structure and the constitution of this country. Telangana Chief Minister has invited, and the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has accepted. We'll inform you more on that. What is the use of protesting in the residence? They should come and protest me and show me that black flag. They are not show me. That means they are not prominent in Tamil Nadu. आपको बता दूं कि बीजेपी इस बैठक से काफी परेशान दिख रही है, क्योंकि डीके शिव कुमार जैसे ही चेन्नई पहुंचे, बीजेपी नेताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए, जिस पर शिव कुमार ने कहा कि मैं भाजपा के इन सभी काले झंडों का स्वागत करता हूं, मुझे कभी डर नहीं लगा। वहीं आरएसएस भी अब इस परिसीमन विवाद में बिन बुलाए मेहमान की तरह कूद पड़ा है। आरएसएस के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार ने परिसीमन पर बैठक कर रहे राजनीतिक दलों की चर्चा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको लागू करने से पहले एक्ट लाना पड़ेगा। 2002 में इसके लिए एक्ट लाना पड़ा था और उसके पहले 1972 में भी इसके लिए कानून बनाना पड़ा था। अब एक अनावश्यक आशंका जाहिर कर समाज के अंदर अविश्वास खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इससे सबको बचना चाहिए और समाज में सबको लेकर चलने की बात होनी चाहिए। आरएसएस इस तरह की गोलमोल बात से बीजेपी का बचाव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक्ट बनाने की बात का जिक्र कर संघ ने बीजेपी को ही फंसा दिया है, क्योंकि एक्ट बनाने की तैयारी से पहले ही बीजेपी ने परिसीमन का विवाद खड़ा कर दिया और जब उस पर विरोध शुरू हो रहे हैं तो उसमें विपक्ष पर बीजेपी उंगलियां उठा रही है। तो बीजेपी का कहना है कि एमके स्टालिन केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए परिसीमन पर अनावश्यक लड़ाई को छेड़ रहे हैं। हालांकि जिस तरह बीआरएस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, ये सारे दल, एआईएमआईएम, ये सारे दल बीजेपी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उससे पता चलता है कि स्टालिन ने एक सही मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है। अगले साल तमिलनाडु में चुनाव होने हैं, जिसमें फिर से बीजेपी कोशिश करेगी कि उसे थोड़ी जगह इस दक्षिण भारत में के इस राज्य में मिल जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि भाषा विवाद पर भी बीजेपी के खिलाफ दक्षिण में आवाज उठ रही है और सवाल यह भी उठ रहा है कि देश के आर्थिक विकास में दक्षिण से एक अच्छा खासा सहयोग मिलता है, लेकिन बदले में दक्षिण को वित्तीय सहायता ठीक से नहीं मिलती है। यानी आर्थिक, सांस्कृतिक और अब राजनीतिक कई मुद्दों पर दक्षिण में बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ है। ऐसे में मोदी के लिए यहां के दरवाजे बंद हो चुके हैं और ले देकर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का जो साथ मिला है वो भी दांव पर लग गया है। बल्कि मोदी को साथ देते हुए अब चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक करियर भी खतरे में पड़ गया है। परिसीमन का मुद्दा दक्षिणी राज्यों के लिए अस्तित्व का सवाल बन चुका है, क्योंकि परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर दक्षिण की संसदीय सीटों के कम होने की आशंका है। अगली जनगणना के बाद अगर लोकसभा सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी, जबकि दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए एमके स्टालिन के साथ न केवल दक्षिण के कई दल खड़े हो गए, बल्कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने तो मोदी को इस बारे में एक खत लिखा है, जिसमें कहा कि यह कदम दक्षिणी राज्यों के साथ अन्याय होगा और उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करेगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार का समर्थन किया है। उनका कहना है कि परिसीमन और जनसंख्या प्रबंधन दो अलग अलग मुद्दे हैं और इन्हें वर्तमान राजनीतिक बहस से जोड़ना ठीक नहीं है। चंद्रबाबू का यह रुख सवाल उठा रहा है कि क्या नायडू एनडीए के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए केंद्र का समर्थन कर रहे हैं। वैसे जानकारों का अनुमान है कि अगला लोकसभा चुनाव आते आते नायडू का हाल नवीन पटनायक की तरह हो सकता है। दरअसल नवीन पटनायक की बीजेडी भी एनडीए में बीजेपी की सहयोगी थी और वो कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती रही थी, लेकिन ओडिशा चुनाव में बीजेपी ने नवीन पटनायक की पार्टी को ही निपटा दिया।
अब चंद्रबाबू नायडू के सामने भी आंध्र की सत्ता को बीजेपी से बचाने की चुनौती है और साथ ही अब वाईएसआरसीपी से मुकाबला भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी पहले से ही चंद्रबाबू नायडू को केंद्र का हितैषी बताकर निशाना साध रही है। अगर परिसीमन के बाद आंध्र प्रदेश की सीटें कम होती हैं तो वाईएसआरसीपी इसे जनता के बीच भुनाने की कोशिश करेगी, जिससे टीडीपी की छवि को नुकसान हो सकता है। वैसे केवल परिसीमन ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ खड़े हैं और हाल ही में नायडू ने एक और विवादास्पद फैसला लेते हुए कहा है कि केवल हिंदू धर्म को मानने वालों को ही तिरुमाला मंदिर में रोजगार दिया जाएगा। यदि अन्य धर्मों के लोग पहले से वहां कार्यरत हैं तो उन्हें बिना किसी विवाद के दूसरे स्थानों पर यानी अन्य स्थानों पर स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनके इस बयान के बाद तिरुमाला मंदिर से जुड़े प्रशासनिक फैसलों को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं लोग चंद्रबाबू नायडू की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल भी उठा रहे हैं। वैसे भी वक्फ बोर्ड के मामले में तो मुसलमानों में नायडू के लिए काफी नाराजगी देखी जा रही है और साथ ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान की धर्मनिरपेक्षता पर भी सवाल उठ रहे हैं। शुक्रवार को जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक ट्वीट कर साफ कर दिया है, साफ साफ लिखा है इस ट्वीट में कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान की इफ्तार दावतों का बहिष्कार किया जाए। जरा देख लीजिए इस ट्वीट को। सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार, ईद मिलन और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं होगी जमीयत उलेमाए हिंद। ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर इन नेताओं का रवैया इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है। वे केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। रमजान के पाक महीने में नीतीश, नायडू और चिराग का बहिष्कार करने की यह अपील आने वाले वक्त में तीनों का बड़ा नुकसान कर सकती है। दोस्तों, अब अगर अपने नुकसान को रोकने के चक्कर में मोदी के ये सहयोगी उनका साथ छोड़ते हैं तब मोदी को बड़ा झटका लगना तय है। वैसे अब भी मोदी को स्टालिन ने बड़ा झटका दे ही दिया है। शायर मोहम्मद अलवी ने ठीक ही फरमाया है कि अपनों में रह के किस लिए सहमा हुआ है तू, अपनों में रह के किस लिए सहमा हुआ है तू, आ मुझको दुश्मनों से न डरते हुए भी देख। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।